लीजिए सुनिए कहानी का अगला भाग। कानपुर। मैं जानती हूँ संजय का मन निशित को लेकर जब तब संशयित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार कोई भी प्यार नहीं होता है, निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश में रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है और उसके बाद आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उस सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर वह सब ऐसी बेवकूफी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेम के लिए नहीं थे, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थे जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशित की बात लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का भविष्य, कि मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं है कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे बताऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट में मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतने कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की
भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विषय मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं एक ऐसी व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ था। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो मैं क्या तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुम्बनों और आलिंगनों में अपने को यूं बिखरने देती। जानती हो, विवाह से पहले कोई लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार यही ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। कानपुर। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। सच बड़ा डर लगता है। कैसे क्या होगा, मानो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो। संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती है। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ। यूं अकेली घूम फिर भी लेती हूँ तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं कल्पना करती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहां रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र सी आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूँ। वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय मैं खिड़की में से दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कूली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दें। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, सच, तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुंचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देते हैं। ईरा मुझे ऐसे इसी पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली की विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और बिहार
करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कहाँ कानपुर और कहाँ यह कलकत्ता। इस बीच बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो सच बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा। तो और डर? हम जैसे डरे तो कोई बात भी नहीं है। जिससे अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया, भाभी तो पटना ही होंगे, जाती हैं कभी उनके पास? जाती हैं कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमला के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले मुझे अफसोस हुआ। वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्र का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस में ले जाती है। अचानक मुझे वहां निश्चित दिखाई पड़ता है। मैं शक पकाकर नजर घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुंचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ा। नमस्कार भी करना पड़ता है। ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने को निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ है? जवाब ईरा देती है, मैं देख रही हूँ निश्चित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चर्राया? उसका रंग स्याह पड़ गया है। वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफी हाउस में धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। ईरा भी उससे बात कर रही है, मानो वह ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना, न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। कितना दुबला हो गया है निशित। लगता है मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का
दुख तो नहीं साल रहा है इसे। कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूं यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? जब वह मेज पर आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। जरा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा। मुझे उससे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी मैं उससे घृणा करती हूँ और उसको जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही है कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे मुझे क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? कलकत्ता। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। हीरा कहती है कि 150 की नौकरी तक के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। फिर यह तो 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है। यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतना दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों में है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह यह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा। पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास न आए। 8:45 बजे जे करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पैजामा। तो वह समय के पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 से पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो गया। और जब वह आया तो चाहकर भी कटु न हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वही बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा इसकी योजना भी बना डाली।
वही बैठे बैठे फोन से ऑफिस में सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं जाएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व व्यवहार को मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं यह सब सुनकर वह दिलचस्पी लेना कम कर दे। उसने आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख के बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसने चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। एकाएक मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसके पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा, तो चलता हूँ। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लिए फूलों को निहारती रहती। यही वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय, तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। कलकत्ता। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद नर्वस हो गई थी और जिस उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे मैं नहीं दे पाई, पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निशित की वजह से ही हुआ। ढलती सूरज धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अपने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी, या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उससे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं इरा को और देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगा। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती।
मुझे याद आता है निषिद्ध को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निषिद्ध हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपट्टियां सुर्ख हो जाती है। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निषिद्ध बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है। और यह बिना अधिकार के ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलकमय सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा कान तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल में मैं संजय के साथ रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया है, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान नहीं जाता। वह देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निषिद्ध ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता ही दूं। स्काई रूम, निषिद्ध टैक्सी वाले को आदेश देता है। टून की घंटी के साथ मीटर डाउन होने लगता है। टैक्सी हवा से बात करने लगती है। निषिद्ध बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यह टैक्सी हिचकोला खाकर भी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा की झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस में भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं बजाय कि अकथनीय आह्लाद के से भर जाती हूँ। चाहकर भी मैं संजय की बात नहीं कर पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे भी खींच जाती है, पर मैं अपने की खुलता की नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी बात में नहीं कह सकती। यह निषिद्ध कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने से दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह कहाँ होगा? उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं करती,
पर आज जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठा। मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चल रही थी, मुझे लगता था उतनी ही द्रुत गति से मैं बही जा रही हूँ, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटक खाकर रुक जाती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं झटके से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से उतर पड़ती हूँ मानो अंदर निशित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी इधर से नहीं उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाले कहता है। उधर निशित खड़ा है, इधर में बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है टैक्सी के पैसे आज तो मुझे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूं, फिर भी उसका पार्ट यही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर दे रहा है। बाहर की हलचल और उससे भी अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफी के गिलास और कुछ खाने का सामान रखा जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तब तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का। वह सोचता है मैं बेवकूफ हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमाग में छा गई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। न आए यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। क्यों नहीं है? मैं अभी संजय को बात बता देती, पर जाने कैसी व्यवस्था, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो? मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। वह पूछ ही तो क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या कर सकूंगी? मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली तो क्या? तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर क्या? असह्य अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजरा सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के चिन्ह उभर आते हैं, जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श किए भी। जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीप। आज मैं तो हम मौन ही है, एक दूसरे के निकट ही है। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन क्षणों से गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति
लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ। नहीं नहीं, पर काफी सिप करने का अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशित मुझे बिल नहीं देने देता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूर जाने का क्या है। मुझे लगता है कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत निकट। बार बार मेरा मन कहता है कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए ही सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं खड़ा हो जाता है। कलकत्ता। अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटक गई, कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशित अपने साथ लेके गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठे। कुछ दूर पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थल अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेकर के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर वातावरण कुछ विचित्र सा प्रभाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगे, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ। नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है। शायद कुछ कहने की, मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बातें कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचौटी डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह भी मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ भी नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छल छला जाती है। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है आगे का शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं है। बड़े कातर करुण याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हो, तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया है उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित। यह सुनने के लिए मेरा मन आकुल हो रहा, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशित। इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर
है कि जिस आधार पर तुमसे नफरत करती थी उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़े। लगता है रात आधी से अधिक ढल गई। कानपुर। आज निशित को पत्र लिखे चौथा दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाके निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जो जी नहीं लगता, क्यों नहीं लौटती, डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है कि पिछले 2.5 सालों में करीब इसी समय यहीं खड़ी होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, या मैं निशित के पत्र का प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निर्देश्य से मैं कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी, लेकिन लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलापन बोझ और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊं, लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई है, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। कमरे पर आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल में मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई, बधाई हो। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम है, मात्र मेरी कल्पना या मेरा अनुमान? नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को कैसे भ्रम मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक हो रहे होंगे? तभी सामने से घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फरफराते ये हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का तूफान मेरे मन को सूनेपन की ओर अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित
की आकृति उभर कर आती। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरा पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस कर सकती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है। मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ में उंगलियों को बालों में उलझाए निषिद्ध बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है कि उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। कानपुर। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपने नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि वे तार दे देंगे। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना है। सच है, सच, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें यह काम मिल गया, मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है? क्यों नहीं लिख दिया? क्यों नहीं लिख दिया उसने? क्या लिखेगा वह? दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में मैं संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वो आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर मैं उसमें लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वप्न टूट जाता है। अनायास ही मेरी आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों को की जकड़ में कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। तो ये थी कहानी, यही सच है।
मनु भंडारी की कहानी को आवाज दी थी रश्मि ने। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।